हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सबसे पहले वेरी वेलकम टू द हाइट्स गाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर को हम पढ़ रहे हैं गाइज। आज के इस लेक्चर में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण अन्य प्रकारों के आधार पर। इससे पहले के लेक्चर में भी हमने स्वर और व्यंजन को पढ़ा, जिसमें हमने स्वर का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर देखा। क्या देखा था हमने देखा था कि उच्चारण के आधार पर स्वर 4 भागों में विभक्त होते हैं। कौन कौन से? लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। और इसी तरीके से व्यंजन का वर्गीकरण भी हमने देखा था उच्चारण स्थान के आधार पर। यदि वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण अन्य प्रकारों के आधार से पर पढ़ेंगे। ठीक है। विभिन्न प्रकारों के आधार पर भी स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, एमसीक्यू वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये वाला जो लेक्चर है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कई क्वेश्चंस बनते हैं इस वाले टॉपिक से। अन्य प्रकारों के वर्गीकरण से कई बार क्वेश्चन बने हैं। यदि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात की जाए तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न आधारों पर स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण को समझाइए। तो फिर आपको उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, या फिर कह सकते हैं जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, इस प्रकार से वर्गीकरण करते हुए वहां पर समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का लेक्चर। बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्वरों का वर्गीकरण। हम सबसे पहले स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, उसके बाद में व्यंजन के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि इससे पहले के लेक्चर में भी हमने स्वर का वर्गीकरण पढ़ा, जो कि उच्चारण के आधार पर था। आज के इस लेक्चर में हम अन्य प्रकारों के आधार पर स्वर के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जो कि है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार या मुख वीवर के खुलने के आधार पर, तीसरा है होठों की स्थिति के आधार पर, और चौथा है हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले लिख लीजिए जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। तो गाइस, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। लिखेंगे जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? भागों को लिखेंगे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कौन कौन से भाग हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब अग्र स्वर हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे उसके बारे में। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र हिस्सा या आगे वाला हिस्सा प्रयोग किया जाता है, उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। अग्र स्वर क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ, जिह्वा मतलब जीभ या टंग, आप इंग्लिश में देख लीजिए। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया। एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए। अब स्वर है तो स्वर 11 स्वरों की ही यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कौन कौन से आ जाएंगे? ई, अग्र स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा? ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। ये एग्जाम्पल है अग्र स्वर के। क्या लिखा आपने अग्र स्वर की डेफिनेशन? एक बार फिर से रीचेक कीजिएगा। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा या जीभ का अग्र भाग प्रयोग किया जाता है, अग्र स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, या जैसे ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए। ठीक है। आगे चलते हैं। मध्य स्वर लिखेंगे। मध्य स्वर की डेफिनेशन लिखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग उपयोग किया जाता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का या जिह्वा का मध्य भाग उपयोग किया जाता है, मध्य स्वर कहलाते हैं। उदाहरण है इसका अ। ठीक है। जब हम अ इस स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ का मध्य भाग प्रयोग में लिया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं अ को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मध्य स्वर अ है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए। जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे गाइस, तो आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे और नोट डाउन भी करेंगे। तीसरा प्रकार है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर लिखेंगे, फिर डेफिनेशन लिखिए।
वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा या जीभ का पिछला भाग या पश्च भाग प्रयोग किया जाता है पश्च स्वर कहलाता है। पश्च से यहाँ में मतलब क्या है, पिछला भाग, ठीक है। अग्र से क्या मतलब है, आगे का भाग। मध्य से क्या मतलब है, बीच का भाग, ठीक है। जिह्वा को 3 भागों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, समझ लीजिए। तो पश्च स्वर की डेफिनेशन लिख ली आपने, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग या पिछला भाग प्रयोग किया जाता है उससे उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आ, उ, बड़ा उ, ओ और बड़ा ओ, ये उदाहरण है आपके पश्च स्वर के। आपको पता होना चाहिए कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। पश्च स्वर में आ, उ, बड़ा उ, ओ और बड़ा ओ का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज ये हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। आगे चलते हैं, मुख द्वार या मुख वीवर के खुलने के आधार पर। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द्वार अर्थात वीवर, है ना, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया। तो लिख लीजिए आप, मुख द्वार या मुख वीवर के खुलने के आधार पर। मुख वीवर को ब्रैकेट में लिख लीजिए, कोष्टक में, ठीक है। मुख द्वार लिखिए और ब्रैकेट में मुख वीवर के खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं वो देख लीजिए, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्ध संव्रत और संव्रत। थोड़ा सा टफ है लेकिन हम इजी करते हुए सरल रूप से पढ़ेंगे इन्हें। तो कौन कौन से 4 भाग है, पहले तो नोट डाउन कर लीजिए उनके नाम, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्ध संव्रत और संव्रत, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं विव्रत क्या होता है और संव्रत क्या होता है, ताकि चीजें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो विव्रत का अर्थ होता है ओपन, ओपन मतलब खुला हुआ। विव्रत का अर्थ क्या होता है, खुला हुआ। आप ब्रैकेट में चाहे तो लिख भी लीजिए ओपन, और हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में लिखिए खुला हुआ, ठीक है। विव्रत का मतलब। संव्रत का मतलब होता है क्लोज अर्थात बंद। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लोज, और हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिए बंद, ठीक है। ये 2 चीज आप याद रखिए, विव्रत अने खुला और संव्रत अने बंद, क्लोज, ठीक है। अब देखते हैं, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। कौन कौन से भाग है, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्ध संव्रत और संव्रत। विव्रत का मतलब खुला, तो अर्धविव्रत का मतलब क्या हो जाएगा, आधा, अर्ध मतलब आधा, आधा खुला। अर्ध संव्रत का मतलब क्या हो जाएगा, आधा बंद। संव्रत का अर्थ होता है बंद, लेकिन उसके आगे अर्ध लग गया मतलब आधा, आधा बंद। और संव्रत मतलब बंद, ठीक है। तो किसके आधार पर हम देख रहे हैं, मुख के आधार, मुख द्वार के आधार पर देख रहे हैं। अब हेडिंग डालिए विव्रत। प्रकार लिख लिए कि 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से प्रकार है, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्ध संव्रत और संव्रत। अब डेफिनेशन लिखेंगे, तो सबसे पहले विव्रत लिखिए, विव्रत, और फिर बाद में डेफिनेशन लिखिए इसका, विव्रत का। जिन स्वरों के उच्चारण के समय मुख द्वार या मुख वीवर पूर्ण रूप से खुल जाता है, ठीक है। कैसा क्या होता है, मुख द्वार जो मुख है हमारा, ये पूर्ण रूप से खुल जाता है, विव्रत हो जाता है। क्या कहलाते हैं, विव्रत स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूर्ण रूप से खुल जाता है विव्रत स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन सा स्वर आएगा इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आएगा आ। और आ बोलने में आप देखिए पूरा मुख क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, खुल रहा है आ बोलने में, इसलिए ये क्या कहा जाएगा, विव्रत स्वर कहा जाएगा, क्योंकि मुख द्वार क्या हो रहा है, खुल रहा है, ठीक है। आगे चलते अर्धविव्रत। अर्धविव्रत लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्धविव्रत स्वर कहलाते हैं। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है अर्धविव्रत कहलाएंगे। अर्धविव्रत के उदाहरण क्या हो जाएंगे, अ, बड़ा ए और बड़ा ओ। इसमें क्या होता है, मुख क्या होता है, पूरा नहीं खुलता है अपितु आधा खुलता है, ठीक है। ए, ओ या फिर आप ले लीजिए अ, है ना। इसमें क्या होता है, मुख पूरा नहीं, जैसे आ बोला था तो ज़्यादा खुला था, मुख द्वार क्या होता है, पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। लेकिन ये जो स्वर है अ, बड़ा ए और बड़ा ओ, इनको बोलने में मुख द्वार
आधा खुलता है। ठीक है, तो ये अर्ध विवृत के हो गए एग्जाम्पल। अब आगे चलिए अर्ध संवृत की ओर। अर्ध संवृत लिखेंगे, अर्ध संवृत, और उसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या है अर्ध संवृत की? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, पूर्णतया बंद ना होकर क्या होता है, आधा बंद रहता है, अर्ध संवृत कहलाते हैं। लिखेंगे, फिर से रीचेक कीजिए डेफिनेशन को। अर्ध संवृत क्या है? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, अर्ध संवृत कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर हैं इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आने वाले स्वर हैं, एग्जाम्पल में लिख लेंगे। ए मतलब छोटा वाला ए और छोटा ओ, इसमें क्या होता है, मुख आधा बंद होता है, आधा बंद होता है, पूर्णतया बंद ना होकर आधा बंद होता है। ए और ओ इसके एग्जाम्पल है, छोटा ए और छोटा ओ। अंतिम देखेंगे, मुख द्वार के आधार पर मुख द्वार के खुलने के आधार पर अंतिम क्लासिफिकेशन या अंतिम वर्गीकरण देखेंगे, वर्गीकृत वाला भाग देखेंगे जो कि है संवृत। ठीक है, संवृत का मतलब क्या बताया था मैंने, बंद, क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा बंद हो जाता है, क्या कहलाते हैं, संवृत कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं, संवृत कहलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत स्वर? ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये वर्ड आएंगे, ये स्वर आएंगे संवृत के अंतर्गत। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। क्या देखा है अब तक हमने? हमने देखा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार से क्लासिफाइड किया है हमने, विवृत, अर्धविवृत, अर्ध संवृत और संवृत। विवृत, इसमें मुख द्वार पूरा ओपन होता है जब स्वर का उच्चारण होता है, तो अर्धविवृत में मुख द्वार आधा खुला होता है जब स्वर का उच्चारण किया जाता है। अर्ध संवृत में उन स्वरों का उच्चारण होता है जिसमें मुख द्वार आधा बंद होता है, और संवृत जिसमें लगभग मुख द्वार बंद हो जाता है, वे स्वर आते हैं। ठीक है, तो संवृत के अंतर्गत कौन कौन से आए थे? ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके एग्जाम्पल हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब हम होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को समझेंगे। तो होठों की स्थिति के आधार पर, हेडिंग डाल लीजिए, होठों की स्थिति के आधार पर, फिर आगे लिखेंगे, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। क्या क्या लिखेंगे? अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी, अब आप में से कई लोगों को ये तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जिन्हें नहीं पता है। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोल। वृत्त कैसा होता है? ऐसे, है ना, गोल। तो यहीं पे हमने होठों की स्थिति को समझना है। वृत्त का मतलब गोल होता है, तो अवृत्त का मतलब क्या होगा? गोल नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये चीज़ें क्लियर होना जरूरी है। वृत्त का मतलब गोल, मतलब अ, और अवृत्त का मतलब गोल नहीं। तो होठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया गया है, 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से? अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी में लिखेंगे, अवृत्तमुखी हेडिंग डालेंगे और डेफिनेशन लिखेंगे इसका। अवृत्तमुखी क्या है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति गोल नहीं होती है, अवृत्तमुखी कहलाते हैं। वे स्वर क्या कहलाते हैं? अवृत्तमुखी कहलाते हैं, जिसमें होठों की स्थिति, इसके अंतर्गत वे स्वर आते हैं जिनके उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोल नहीं होती है, अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से स्वर आएंगे इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत आएंगे अ, आ, ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए, ये सारे स्वर आएंगे। कौन कौन से? फिर से आप देख लीजिए, अ, आ, ई, बड़ा ई, ए और बड़ा ए इसके उदाहरण हैं अवृत्तमुखी के। आप उच्चारण करके भी देखिए, इसमें होठों की स्थिति पूर्ण रूप से गोल नहीं होती, वृत्ताकार नहीं होती है। वृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो वृत्तमुखी की डेफिनेशन लिखेंगे। पहले तो वृत्तमुखी हेडिंग डालेंगे और फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वे स्वर जिनके उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है, वृत्तमुखी कहलाते हैं। वे स्वर क्या कहलाते हैं? वे स्वर वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? ऊ, बड़ा ऊ, ओ,
बड़ा ओ। आप ही देखिए, उच्चारण करके देखिए, आपके होठों की स्थिति गोलाकार हो जाएगी, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? वृत्तमुखी के अंतर्गत आ रहे हैं ये वाले एग्जाम्पल। खुद भी करके देखिए गाइस, तो उससे क्या होगा, चीज़ें आपको याद रहेगी। एग्जाम में यदि भूल जाते हैं तो आप खुद उच्चारण करके भी उदाहरण लिख सकते हैं उस समय फिर। तो ये हो गया होठों की स्थिति के आधार पर दो भागों में क्लासिफाइड करते हुए हमने पढ़ा, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर। यहाँ पे हवा का क्या हो रहा है? हवा का आदान प्रदान हो रहा है, श्वास ली जा रही है जिसमें मुख से हवा निकल रही है और नाक से निकल रही है। इस आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर। अब लिखिए, हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? दो भागों में क्लासिफाइड किया है, दो भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से? निर्नुनासिक और अनुनासिक। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखेंगे। कौन से दो भाग हैं? निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक डालेंगे हेडिंग और लिखेंगे इसके आगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख एवं नाक, केवल मुख से निकलती है। ठीक है, निर्नुनासिक में क्या लिखेंगे? निर्नुनासिक में लिखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं? ऐसे स्वर निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं जिसमें हवा क्या होती है? हवा केवल मुख से निकलती है, मुख से प्रवाहित होती है। उदाहरण में लिख लेंगे कौन कौन से स्वर आएंगे? अ, आ और छोटा ई आदि, इस तरीके के स्वर आएंगे निर्नुनासिक में। ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे अब अनुनासिक के अंतर्गत कौन से स्वर आएंगे? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख और नाक दोनों जगह से निकलती है, दोनों जगह से प्रवाहित होती है, मुख और नाक दोनों जगह से प्रवाहित होती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं ना। माउथ और नोज दोनों का उपयोग होता है हवा के निकलने में। ठीक है, मुंह से भी हवा निकल रही है, नाक से भी हवा निकल रही है जब अनुनासिक स्वरों का उच्चारण किया जा रहा है। किन की बात हो रही है? अनुनासिक स्वरों की बात हो रही है। ठीक है, तो हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। आई होप आपने डेफिनेशन लिख लिया होगा, इसका भी एग्जाम्पल में लिख लेंगे, अ, आ, ई आदि। अब देखिए, यहाँ पे भी अ, आ, ई लिखा हमने, यहाँ पे भी अ, आ, ई। इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस ये है गाइस कि इनके ऊपर जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। चंद्र बिंदु जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, वर्ण के ऊपर इस तरीके का एक सिंबल बनता है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, ये पता भी होगी आप लोगों को, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, ये है चंद्र बिंदु का सिंबल। तो ये चंद्र बिंदु जब स्वर के ऊपर लग जाता है तो वे अनुनासिक स्वर बन जाते हैं, वे सारे अनुनासिक स्वर के उदाहरण हो जाएंगे। और ये नहीं लगेगा स्वर के ऊपर तो वे निर्नुनासिक के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें हवा केवल मुख से निकल रही है। ठीक है, निर्नुनासिक के उच्चारण में। लेकिन अनुनासिक जब चंद्र बिंदु लग गया तो अनुनासिक स्वर बन जाते हैं और इसमें हवा जो होती है, हवा का प्रवाह जो होता है वो मुख और नाक दोनों तरफ से प्रवाहित होती है हवा इनके उच्चारण के समय। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन भी लिख ली होगी। कोई सी डेफिनेशन बच गई हो, वैसे तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ भी आपको थोड़ा सा भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछ लीजिएगा, गलत मत लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्वरों का वर्गीकरण, सभी प्रकार से हमने देख लिया। एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे सभी प्रकार से क्लासिफाइड करते हुए हमने यहाँ पे स्वर को देख लिया है। व्यंजनों के वर्गीकरण को देख लेते हैं। इससे पहले हमने व्यंजन पढ़ा भी है और व्यंजन को क्लासिफाइड भी किया है, लेकिन किस आधार पर क्लासिफाइड किया है, किस आधार पर वर्गीकृत किया है, तो हमने इससे पहले के लेक्चर में व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया है कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है व्यंजन का। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि मैंने सिंपल सा आपको याद रखने के लिए कहा था कि जो स्वर है वो अ से लगा के आपका ओ तक हो गया और जो व्यंजन है क से लगाकर ज्ञ तक हो गया। ज़्यादा दिमाग में टफ चीज़ें ना बैठाएं, है ना। तो जो व्यंजन है उन्हें हमने वर्गीकृत किया था उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत करते हुए देखा है। वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम व्यंजनों का वर्गीकरण अन्य आधार पर भी कर देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दो प्रकार से हम देखेंगे, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए घोषत्व के, पहले तो आप लिख लीजिए व्यंजनों का वर्गीकरण,
फिर नीचे लिखेंगे घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, है ना। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? अघोष और सघोष। क्या लिखेंगे? घोषत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? अघोष और सघोष। लिख लिया? अघोष हेडिंग डालेंगे अघोष और डेफिनेशन लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है या किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, सरलतापूर्वक वो व्यंजन निकल जाते हैं, अघोष कहलाते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से डेफिनेशन लिख लीजिए। एक और तरीका है अघोष की डेफिनेशन का जो कि काफ़ी प्रचलित है, वो लिख लीजिए अघोष का, कि जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, क्या उत्पन्न नहीं होता है? कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। कंपन नहीं होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे गाइज, हमने इससे पहले भी एक टेबल पढ़ा था, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे वर्ग, जैसे क वर्ग, च वर्ग, आपको पता ही होगा यदि लेक्चर देखा होगा तो, और वो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वर्ग क्या है। तो ये जो क ख ग घ अंग च छ ज झ इ ट ठ, तो क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, वर्ग समझ में आ गया। तो इसका एग्जाम्पल है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है, किसी भी वर्ग का। आप क वर्ग में क और ख को ले लीजिए, च में च और छ को ले लीजिए, ट वर्ग में ट और ठ को ले लीजिए, ये सभी अघोष के उदाहरण है, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाता है। आगे चलते हैं, घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर देखते तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन घोषत्व के आधार पर सेकंड वाला वर्गीकरण क्या है? सघोष। सघोष लिखेंगे, सघोष की डेफिनेशन लिखेंगे। सघोष की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जो स्वर तंत्र है हमारा उसमें कंपन उत्पन्न होता है, सघोष व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, सघोष व्यंजन रीचेक करेंगे डेफिनेशन को। जिन व्यंजन के उच्चारण के समय स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है, सघोष व्यंजन कहलाएंगे। सघोष व्यंजन का उदाहरण लिखेंगे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हर वर्ग का, चाहे वो क वर्ग का हो, चाहे वो च वर्ग का हो, ज झ य, चाहे वो ट वर्ग का हो, ड ढ ण, त वर्ग का हो, द ध न, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन आता है किसी भी वर्ग का, वो आपका सघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे समझ में क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में लिखेंगे वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाता है। इनके उच्चारण के समय, ग के उच्चारण के समय, घ के उच्चारण, अंग के उच्चारण के समय, या ज झ य ट ड ढ ण, द ध न, ब भ म, इनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रों में क्या होता है? स्वर तंत्रों में कंपन उत्पन्न होता है। चलिए, ये तो हो गया घोषत्व के आधार पर। अब प्राणत्व के आधार पर देख लेते हैं। एक और डालिए, हेडिंग डाल लीजिए प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में विभक्त किया गया है। यहाँ पर भी ये भी पूछा जाता है गाइस, है ना। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? वे हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, इन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है प्राणत्व के आधार पर। अल्प प्राण लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण की डेफिनेशन लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से हवा ज़्यादा नहीं निकलती है, ज़्यादा प्रवाहित नहीं होती है, अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ज़्यादा मुख से ज़्यादा हवा नहीं निकलती, कम निकलती है इनके उच्चारण के समय। उदाहरण में क्या लिख लेंगे? वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। वर्ग मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की बात हो रही है, इन लाइनों की बात हो रही है। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इनके उच्चारण के समय, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से हवा कम निकलती है, कम प्रवाहित होती है। ठीक है, महाप्राण, महाप्राण लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय
मुख से हवा अधिक प्रवाहित होती है महाप्राण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से हवा अधिक प्रवाहित होती है महाप्राण कहलाते हैं। इसका उदाहरण लिखेंगे, वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है। देखिए इजी है याद रखना। अल्प प्राण में कौन सा? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, मतलब जो विषम संख्या है वो क्या हो जाएगी? आपकी पहली, तीसरी और पांचवी विषम संख्या है, तो ये वाले व्यंजन क्या हो जाएंगे? ये वाले व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो सम संख्या वाले व्यंजन हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ईजी हो जाएगा याद रखना। अल्प प्राण में जो विषम संख्या के व्यंजन है वे आ जाएंगे, और महाप्राण में जो सम संख्या के व्यंजन है जैसे दूसरा और चौथा, ये महाप्राण में आ जाएंगे। उसी तरीके से यदि घोषत्व के आधार पर देखा जाए तो अघोष के अंतर्गत सीरियल से आ जाएंगे पहला और दूसरा। घोष के किसके अंतर्गत आ जाएगा? अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। और सघोष के अंतर्गत उदाहरण देखना है तो तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्रम से आ जाएंगे। ठीक है, अघोष में पहला और दूसरा व्यंजन और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। गाइज यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया, ये टेबल पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर भी आपको याद रह जाएगा। ये टेबल में क्या क्या लिखा है एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, आप पूरा टेबल एज इट इज़ बना लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्वनि लिखा है, उच्चारण स्थान अघोष अल्प प्राण के अंतर्गत आने वाले व्यंजन, अघोष महाप्राण के अंतर्गत आने वाले व्यंजन, सघोष अल्प प्राण के अंतर्गत ये व्यंजन आते हैं, और सघोष महाप्राण के अंतर्गत ये व्यंजन, और सघोष अल्प प्राण नासिक्य के अंतर्गत ये वाले व्यंजन आते हैं जिन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है। हमने पढ़ा है पहले व्यंजन में। तो ध्वनि कंठई ध्वनि है ना, जो कंठ से निकलती है, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ की सहायता से होता है तो कंठई ध्वनि निकलती है। वहाँ पे तालु की सहायता से होता है तालव्य ध्वनि, मूर्धा की सहायता से तो मूर्धन्य, दंत की सहायता से दंतय, और होठ की सहायता से तो ओष्ठय ध्वनि निकलती है ना। तो कंठ क वर्ग आ जाएगा, तालु के अंतर्गत च वर्ग, मूर्धा के अंतर्गत ट वर्ग, दंत के अंतर्गत त वर्ग, ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है। हमने व्यंजन वाले लेक्चर में इसे डिटेल से डिस्कस किया है, इसीलिए बोल रही हूँ कि वह लेक्चर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आ जाएगी, अघोष अल्प प्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण और सघोष अल्प प्राण नासिक के अंतर्गत। और जैसा मैंने समझाया उस आधार पर भी आप समझ सकते हो, लिख सकते हैं, इजीली आपको याद हो जाएगा, सरलतापूर्वक याद हो जाएगा। तो गाइस कैसा लगा है लेक्चर आप लोगों को लाइक करके जरूर से बताइएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।